नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स दिस वीक में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी इस हफ्ते की बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। नीट पीजी काउंसलिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम फैसला सुना दिया। कोर्ट ने काउंसलिंग को शुरू करने के लिए कहा, साथ ही काउंसलिंग में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को इस सत्र के लिए बरकरार रखा है। ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए तय आय सीमा के मुद्दे पर अंतिम फैसला कोर्ट के मार्च में मामले की सुनवाई के बाद होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साफ हो गया है कि ओबीसी को नीट पीजी काउंसलिंग में 27% का आरक्षण मिलेगा। साथ ही ईडब्ल्यूएस छात्रों को भी इस सत्र से आरक्षण का फायदा मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग को जल्द शुरू करने की जरूरत है। कोर्ट इस मामले में मार्च महीने में विस्तृत सुनवाई करेगा। कोर्ट के फैसले से नीट पीजी के छात्रों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि अब काउंसलिंग की राह आसान हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी आरक्षण मामले में अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मौजूद 27% कोटा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण के आधार पर 2021 और 22 प्रवेश के लिए अखिल भारतीय कोटा में नीट पीजी और नीट यूजी के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश में नीट पीजी के लिए ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा है। साथ ही ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण को भी मंजूर किया। हालांकि ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए तय आय सीमा के मुद्दे पर अंतिम निर्णय कोर्ट के मार्च में मामले की सुनवाई के बाद होगा। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद नीट पीजी काउंसलिंग हो सकेगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी काउंसलिंग को जल्द पूरा करने के लिए कहा है। कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। ईडब्ल्यूएस के 8 लाख सकल वार्षिक आय निर्धारित करने के मानदंड के संबंध में कोर्ट ने मौजूदा प्रवेश वर्ष के लिए मौजूदा मानदंडों को संचालित करने की अनुमति दी, ताकि प्रवेश प्रक्रिया में और देरी न हो। हालांकि ईडब्ल्यूएस मानदंड का भविष्य याचिकाओं के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगा। नीट पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आरक्षण का लाभ इस सत्र में मिलेगा। पीठ ने इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान, अरविंद पी दातार, पी विल्सन, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज और कुछ हस्तक्षेपकर्ताओं द्वारा 2 दिनों तक व्यापक दलीलें सुनी। वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने तर्क दिया कि परीक्षा अधिसूचना जारी होने के बाद जुलाई में ओबीसी ईडब्ल्यूएस आरक्षण शुरू करना खेल के नियमों के बीच में ही बदलना है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जोर देकर कहा कि व्यापक विचार विमर्श के बाद ईडब्ल्यूएस मानदंड तय किए गए थे। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि अभ्यास गरीब श्रेणी की पहचान करने के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की पहचान करने के लिए है। इसलिए इसे बीपीएल श्रेणी से अलग करना होगा। ये मामला नीट प्रवेश के अखिल भारतीय कोटा में ओबीसी ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने के केंद्र के फैसले की वैधता के खिलाफ चुनौती से संबंधित है। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की चूक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया कि सभी रिकॉर्ड पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास सुरक्षित रखे जाएंगे। अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। जांच में एनआईए भी शामिल होगी। कोर्ट ने मामले की जांच के लिए केंद्र और पंजाब सरकार की ओर से गठित जांच कमेटियों की कार्रवाई को अगले सोमवार तक के लिए स्थगित करने का मौखिक निर्देश दिया है।
पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने की। कोर्ट ने सुनवाई में पंजाब, केंद्र और राज्य एजेंसियों को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के साथ सहयोग करने और पूरे रिकॉर्ड तुरंत उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बेंच ने पीएम मोदी के दौरे का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि चंडीगढ़ यूटी के पुलिस महानिदेशक और एनआईए का एक अधिकारी नोडल अधिकारी हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल चंडीगढ़ के डीजी का सहयोग ले। कोर्ट ने पूरे रिकॉर्ड को सील करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश को कहा। अदालत ने मामले की जांच के लिए केंद्र और पंजाब सरकार की ओर से गठित जांच कमेटियों की कार्यवाही को अगले सोमवार तक के लिए स्थगित करने का मौखिक निर्देश भी दिया। पंजाब सरकार की ओर से पटवालिया ने कहा कि हमने इस मामले में जांच के लिए कई अधिकारियों को नोटिस जारी कर जांच में बुलाया है। इस मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि कोर्ट चाहे तो किसी जज को भी जांच के लिए नियुक्त कर सकता है। पंजाब सरकार ने कोर्ट को बताया कि हम घटना से जुड़े हम किसी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, हम कोई राजनीति भी नहीं कर रहे हैं। मामले की सुनवाई के दौरान कनाडा के आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस की चर्चा भी हुई। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुरक्षा में हुई चूक में सीमा पार आतंकवाद का एंगल भी जोड़ा। दलील देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, मैं आभारी हूं कि कोर्ट ने इस गंभीर मामले का संज्ञान लिया। जब पीएम को सड़क मार्ग से जाना होता है तो एसपीजी डीजीपी से पूछती है। उनकी हरी झंडी के बाद ही यात्रा शुरू हो सकती है। जब सड़क पर ब्लॉक था तो मंजूरी क्यों दी गई? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ये मामला सिर्फ किसी पर नहीं छोड़ा जा सकता और ये सीमा पार आतंकवाद का मामला है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक कार 500 मीटर आगे चलती है। जो पुलिस वाले प्रदर्शनकारी के साथ चाय पी रहे थे, उन्होंने उस कार को भी सूचना नहीं दी। हम पंजाब की तरफ से बनाई गई कमेटी के पक्ष में नहीं हैं। वहीं याचिकाकर्ता ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में मामले की जांच एनआईए से कराए जाने की मांग करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े संबंधित सभी दस्तावेजों को तुरंत सील करने का भी आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी करे। वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि ये मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस मुद्दे पर कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक के मामले को लेकर एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी। याचिका में पीएम की सुरक्षा में कथित चूक मामले में न्यायिक जांच की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई बोर्ड के मामले पर फैसला सुनाते हुए छात्रों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम के नंबर फाइनल नहीं माने जाएंगे, बल्कि असल परीक्षा और इम्प्रूवमेंट एग्जाम दोनों में से जिसमें बेहतर नंबर होंगे उसे अंतिम माना जाएगा। कोर्ट ने सीबीएसई की पुरानी नीति को रद्द कर छात्रों के हितों में ये बड़ा फैसला लिया है। इससे पहले बोर्ड की स्कीम के तहत इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे उम्मीदवारों के सामने संशय की स्थिति रहती थी। नियम के अनुसार इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स में प्राप्त स्कोर ही फाइनल माना जाता था और ऐसे में कुछ मामलों में देखा गया कि छात्रों के नंबर में सुधार होने के बजाय नंबर कम हो गए। इसी पर फैसला लेते हुए कोर्ट ने इस स्कीम को रखा है। साथ ही कहा है कि जिस भी परीक्षा में बेहतर नंबर हो उसे फाइनल माना जाए। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने यह फैसला लिया। बेंच ने कहा कि छात्रों केवल अपने ओरिजिनल स्कोर के रिजल्ट को बनाए रखने की मांग कर रहे हैं और यदि उनके द्वारा इम्प्रूवमेंट एग्जाम में मिले कम नंबरों पर रिजल्ट बनाया जाता है तो उनके द्वारा लिए गए एडमिशन प्रभावित होंगे। सीबीएसई ने अपने जवाबी हलफनामे में पीठ को बताया कि उसने अपनी नीति में आंशिक संशोधन किया है ताकि इम्प्रूवमेंट परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों को अपना पास रिजल्ट बरकरार रखने की अनुमति मिल सके। बेंच ने बोर्ड के वकील से कहा था कि वह अपने इम्प्रूवमेंट एग्जाम स्कीम पर पुनर्विचार के मुद्दे पर फैसला ले। उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी के रूप में नामित करते हुए लखीमपुर की एक स्थानीय अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया है। लोक अभियोजक एसपी यादव ने बताया कि 5000 पन्नों की चार्जशीट में मामले में केंद्रीय मंत्री का नाम आरोपी के तौर पर नहीं, लेकिन आशीष मिश्रा के रिश्तेदार वीरेंद्र शुक्ला का नाम आरोपी के तौर पर जोड़ा गया है। अगर कोर्ट यूपी पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट को स्वीकार कर लेती है तो हिंसा मामले में सुनवाई शुरू हो जाएगी।
उल्लेखनीय है कि 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के लखीमपुर खीरी जिले के दौरे में कई किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और ऐसे में आपको बता दें कि उसी दौरान एसयूवी द्वारा कुचले जाने के बाद विरोध कर रहे 4 किसानों की मौत हो गई थी। कथित तौर पर एसयूवी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा सांसद अजय कुमार मिश्रा के काफिले का हिस्सा थी। इसके बाद पुलिस ने आशीष मिश्रा और कई अन्य लोगों के खिलाफ हिंसा मामले में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की है। और ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि पिछले महीने लखीमपुर खीरी हिंसा की घटना की जांच कर रहे उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष जांच दल ने लखीमपुर स्थानीय अदालत के समक्ष कहा था कि घटना के दौरान मौजूद लोगों को मारने की साजिश रची गई थी। नवंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच की निगरानी के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया। यह आदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिया, जो 3 अक्टूबर की लखीमपुर खीरी हिंसा की निष्पक्ष जांच की मांग करने वाले 2 वकीलों द्वारा भेजी गई एक पत्र याचिका के आधार पर दर्ज एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना के दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्ति को जायज ठहराया। केंद्र ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की सार्वजनिक व्यवस्था की बेहद चुनौतीपूर्ण स्थितियों और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राकेश अस्थाना जैसे अधिकारियों को दिल्ली पुलिस का प्रमुख नियुक्त करने की आवश्यकता थी। अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में केंद्र ने कहा कि अस्थाना को दिल्ली में कानून व्यवस्था की हालिया स्थिति पर प्रभावी पुलिसिंग प्रदान करने के लिए चुना गया था। उन्हें सार्वजनिक हित में अंतर कैडर प्रतिनियुक्ति के साथ साथ सेवा का विस्तार दिया गया। केंद्र ने कहा कि ये महसूस किया गया कि विभिन्न राजनीतिक और कानून व्यवस्था की समस्या वाले एक बड़े राज्य के लिए सीबीआई और अर्धसैनिक बल और पुलिस बल में काम करने वाले अधिकारी की जरूरत थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने गत वर्ष 12 अक्टूबर को अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती वाली याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त पद पर नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह मामले में दिए फैसले या सेवा नियमों का कोई उल्लंघन नहीं है। संगठन की याचिका में कहा गया कि अस्थाना को समायोजित करने के लिए हर नियम को ताक पर रख दिया गया। सेवानिवृत्त से ठीक 4 दिन पहले उन्हें दिल्ली पुलिस प्रमुख नियुक्त किया गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पश्चिम बंगाल राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच इस साल के गंगा सागर मेला आयोजित करने की अनुमति दी है। हालांकि कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाई है। अदालत ने गुरुवार को राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच इस साल के गंगा सागर मेला को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। हर साल मकर संक्रांति पर लाखों हिंदू भक्त पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना कि सागर द्वीप में पवित्र स्नान करने और कपिल मुनि मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं। इस वर्ष ये मेला 8 जनवरी से 16 जनवरी 2022 तक आयोजित होने वाला है। मुख्य न्यायाधीश श्री प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति केसांग डोमा भूटिया की पीठ ने कहा कि राज्य के गृह सचिव पश्चिम बंगाल राज्य में व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों में एक विज्ञापन जारी करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता को 8 से 16 जनवरी 2022 के बीच बड़े पैमाने पर गंगा सागर द्वीप पर जाने के जोखिम के बारे में जागरूक करेंगे। एकत्र न होने, सुरक्षित रहने और द्वीप पर जाने से खुद को दूर रखने की अपील भी करेंगे। कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार द्वारा दायर एक हलफनामे को रिकॉर्ड में लिया। इसमें राज्य सरकार द्वारा मेले में कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोकने के लिए किए गए उपायों की गणना की गई और महाधिवक्ता ने गुरुवार को अदालत को आगे बताया कि राज्य सरकार ने आवश्यक कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए गंगा सागर मेले को आगे बढ़ाने का काम किया है और ऐसे में मुख्य न्यायाधीश ने गुरुवार को मेले के संचालन को नियंत्रण करने के लिए एक स्वतंत्र जांच निकाय के गठन का संकेत दिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने स्वामी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया को रद्द करने और प्रतिवादी अधिकारियों की भूमिका और कामकाज की जांच की मांग की गई थी। केंद्र सरकार ने सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी का ये कहते हुए विरोध किया था कि टाटा सन्स पूरी तरह से भारतीय कंपनी है जिसने इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया को खरीदा है, लिहाजा सुब्रमण्यम स्वामी के आरोप पूरी तरह गलत है। बता दें कि स्वामी ने एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया को रद्द करने और अधिकारियों द्वारा इसे मंजूरी
दिए जाने पर रोक लगाने के अनुरोध के साथ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। स्वामी ने तर्क दिया कि बोली प्रक्रिया असंवैधानिक, दुर्भावनापूर्ण और भ्रष्ट थी। टाटा के पक्ष में धांधली की गई थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अन्य बोलीदाता स्पाइस जेट के मालिक के नेतृत्व वाला एक संघ था। उन्होंने बताया कि मद्रास उच्च न्यायालय में एक दिवाला प्रक्रिया चल रही थी जिसने स्पाइस जेट के खिलाफ आदेश पारित किया था और इसीलिए वे बोली लगाने की हकदार नहीं थी। स्वामी ने अधिवक्ता सत्य सबरवाल के माध्यम से दायर याचिका में अधिकारियों की भूमिका और कार्यशैली की सीबीआई जांच कराने की और इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट अदालत में समक्ष करने की एक अनुरोध किया था। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले साल अक्टूबर में केंद्र सरकार ने टाटा सन्स की एक कंपनी द्वारा एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की 100% शेयर के साथ साथ ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी AISATS में 50% हिस्सेदारी के लिए पेश की गई उच्चतम बोली को स्वीकार किया था। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने एक याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि प्रश्नगत स्कूल को हिंदी माध्यम से अंग्रेजी माध्यम में बदलने का राज्य का फैसला संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) और 14 का उल्लंघन है। जस्टिस दिनेश मेहता ने कहा कि शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को नीतिगत निर्णय ही नहीं, राज्य सरकार द्वारा निर्मित कानून द्वारा भी बच्चे पर थोपा नहीं जा सकता। मौजूदा याचिका श्री हरि सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिलवा पंचायत समिति देचू जोधपुर की स्कूल विकास प्रबंधन समिति की ओर से दायर की गई थी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा लिए गए सितंबर 2021 के फैसले को चुनौती दी गई। राज्य सरकार ने याचिकाकर्ताओं के हिंदी माध्यम के स्कूल को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में बदल दिया था। मामले के तथ्य के आधार पर 5 प्रश्न सामने आए और अदालत ने उनका जवाब दिया। पहला, क्या भारत के संविधान का अनुच्छेद 21(a) जो शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है, मात्र भाषा या घरेलू भाषा में भी शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार की गारंटी देता है? नंबर 2, क्या मातृभाषा या हिंदी में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार है? नंबर 3, क्या प्रश्नगत स्कूल को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में परिवर्तित करने का राज्य का नीतिगत निर्णय 2009 के अधिनियम की धारा 20, 21, 22 और 19(2)(f) के प्रावधानों के विपरीत है? नंबर 4, क्या हिंदी माध्यम के स्कूल को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में बदलने के पहले स्कूल विकास प्रबंधन समिति SDMC की सहमति आवश्यक है? नंबर 5, प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम कौन तय कर सकता है या बदल सकता है? अदालत ने कहा कि 2009 के अधिनियम और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की धारा 29(2)(f) में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा या शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में होगा। देश में हाथियों की सबसे ज्यादा मौतें करंट लगने के कारण हो रही है। हाथियों की मौतों से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो जनहित याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, आपको बता दें कि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। बताया भी जा रहा है कि याचिकाकर्ता ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि लगभग हाथियों की सभी अप्राकृतिक मौतों में से 2/3 बिजली के झटके के कारण होती है। ऐसे में वादी ने सरकारों को निर्देश देने की अपील की है और बिजली के तार बिछाने में एहतियात बरतने की बात भी कही। सुप्रीम कोर्ट ने देश में बिजली के झटके से हाथियों की मौत की समस्या के संबंध में अदालत के तत्काल हस्तक्षेप की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की खंडपीठ ने ये निर्देश जारी किया। याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि वो उस गंभीर वास्तविकता को प्रकाश में लाना चाहते हैं जिसका जंगली हाथियों की अप्राकृतिक मौत की संख्या में खतरनाक वृद्धि के कारण सामना करना पड़ता है, मुख्य रूप से बिजली के झटके के कारण। याचिका में कहा गया है कि समस्या के भयावह पैमाने पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा स्थापित विशेषज्ञ निकायों द्वारा मान्यता दी गई है, जैसे कि हाथी टास्क फोर्स की 2010 की रिपोर्ट गजाहा,
इसने भारत में हाथियों की मौत के सबसे आम कारणों में से एक के रूप में जानबूझकर और आकस्मिक बिजली के झटके की घटनाओं में हाथियों की संख्या की मौत की पहचान की। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं के अनुसार ये निष्कर्ष MOEF और CC द्वारा संसद के समक्ष पेश किए गए डेटा द्वारा समर्थित है। ये दर्शाता है कि 2014-15 और 2018-19 के बीच मनुष्यों के साथ संघर्ष से संबंधित 510 में से 333 हाथियों की मौत बिजली के झटके के कारण हुई थी। यानी लगभग हाथियों की सभी अप्राकृतिक मौतों में से 2/3 बिजली के झटके के कारण होती है। अधिवक्ता अभिकल्प प्रताप सिंह के माध्यम से दायर याचिका में निम्नलिखित राहत और निर्देश की मांग की गई। MOEF एंड CC को 2010 की गजह रिपोर्ट की प्रासंगिक सिफारिशों को प्रभावी ढंग से लागू हो। प्रतिवादी केंद्र और राज्य को तत्काल प्रभाव से संरक्षित क्षेत्रों, हाथी रिजर्व से गुजरने वाली उच्च वोल्टेज बिजली ट्रांसमिशन लाइनों के इंसुलेशन को शुरू करने के निर्देश दिए जाएं। प्रतिवादियों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए कि संरक्षित क्षेत्रों के भीतर नई विद्युत लाइनें बिछाने की अनुमति केवल उन्हीं मामलों में दी जाए जहां बिल्कुल कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। संरक्षित क्षेत्रों के भीतर और आसपास बिजली की बाड़ लगाने के निर्देश दिए जाएं। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि उत्तरदाताओं के वैधानिक आदेशों और विभिन्न दिशा निर्देशों और सिफारिशों को अपने स्वयं के विशेषज्ञ निकायों और समितियों के साथ समय समय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों को लागू नहीं करने में लापरवाही और कठोर रवैये के कारण बिजली की चपेट में आने से जंगली हाथियों की मौत लगातार और बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। और चलिए इसी के साथ कोर्ट्स दिस वीक में इतना ही। नमस्कार।